पिछले टर्न पर हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पर। आज और कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम विच हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जा रहा है जिसमें मास की 1 यूनिट जो है 100 ग्राम के बराबर है, लेंथ की 1 यूनिट 100 सेंटीमीटर के बराबर है और टाइम की 1 यूनिट 1 मिनट के बराबर है। उनको फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिया जा रहा है। तो उस यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है 60 जूल को कन्वर्ट करके बताइए कितना होगा। तो पहले हम लोग 60 जूल पर मिनट को 60 जूल पर मिनट को एक नून सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 जूल पर मिनट मीन्स पर 60 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 60 कट जाएगा 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट। तो यह एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास एक एसआई सिस्टम है और एक दूसरा है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है ना। M1 का नाम क्या है? 1 kg है ना। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? 1 kg। L1 का भला क्या होगा? 1 मीटर। और T1 भला क्या होगा? 1 सेकेंड। ठीक है। नए सिस्टम में N2 मेरे को नहीं मालूम, M2 मेरे को मालूम है। M2 इज इक्वल टू 1 न्यू यूनिट। 1 न्यू यूनिट कितने के बराबर है? 100 ग्राम के बराबर है। L2 जो है वो 1 न्यू यूनिट है बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और T2 इज इक्वल टू 1 मिनट है। 1 मिनट नया सिस्टम में। अब आप जानते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर क्या होता है? पावर का डायमेंशनल फार्मूला, एक्चुअली ये वाट में आ रहा है तो पावर में पावर ही है। पावर का डायमेंशनल फार्मूला M L T टू द पावर पावर इज इक्वल क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू लेंथ होगा। फोर्स इनटू लेंथ होगा मीन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स होता है MLT टू द पावर -2। लेंथ का L हो जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ T का T हो जाएगा तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले सिस्टम में N1 मेरे को मालूम है, U1 भी मालूम है, दूसरे सिस्टम में U2 मालूम है, N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 बाई U2 हो जाएगा। तो N1 इंटू U1, व्हाट इज U1? M1 L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -3 and this is M2 L2
टू द पावर 2 T2 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू N1 इंटू व्हाट M1 बाई M2 L1 बाई L2 टू द पावर 2 T1 बाई T2 टू द पावर -3। अब चलिए रखते हैं N1 बराबर M1 बराबर कितना है, N1 बराबर तो 1 है, 1 वाट है। M1 इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल टू 100 ग्राम। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड बाई 60 सेकेंड होल्ड। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई, अब देखिए यहाँ 1 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम होल टू द पावर 1। L1 ये 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर होल टू द पावर 2, and T1 1 second by 60 second whole to the power -3 है ना। इसको अगर आप हल करें तो दिस कम्स आउट टू बी 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। तो नए सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 के बराबर होगा। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। ये एनसीईआरटी का ही है लेकिन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर, the unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude of 4.2, alpha to the power -1, beta to the power -2, gamma to the power 2 in terms of new units. कैलोरी क्या है? कैलोरी हीट एनर्जी को नापने के लिए एक यूनिट का आविष्कार किया गया था। शुरू में माना जाता था कि हीट एनर्जी इज अ डिफरेंट, हीट एनर्जी है ही नहीं ये माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हीट एक तरह की एनर्जी ही है, लेकिन तब तक हीट एनर्जी और एनर्जी के 2 यूनिट्स पड़ गए थे। जैसे हीट एनर्जी को कैलोरी में नापते थे और एनर्जी को जूल या आर्ग में नापते थे। तो अब बात ये आई कि अगर हीट अगर एनर्जी का रूप है तो उसको जूल में कैसे व्यक्त करें, मतलब 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो पता चला जूल साहब ने दिखाया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी हीट की यूनिट है, तो अगर 1 कैलोरी अगर हीट लेंगे तो ऐसा ही सिस्टम में वो कितना होगा, 4.2 जूल होगा। 1 जूल क्या है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर। एक नया सिस्टम हमने लिया जिसमें नए सिस्टम में जो मास का 1 यूनिट है वो अल्फा kg के बराबर है, लेंथ का 1 यूनिट जो है बीटा मीटर के बराबर है, और टाइम का 1 यूनिट क्या है, गामा सेकेंड के बराबर है। तो शो दैट ए कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 into alpha to the power -1, beta to the power -2, gamma to the power 2 in terms of the new unit। तो नई यूनिट्स में जो है 1 कैलोरी को बदला जाए तो वो इतने के बराबर आएगा, है ना। 1 कैलोरी को SI में बदला गया तो 4.2 आया। अब ये जो नया सिस्टम यूज किया जा रहा है जिसका 111 इस तरह से डिफाइन किया गया है, मतलब 1 न्यू यूनिट इज ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा kg, 1 new unit of length is equal to beta meter, 1 new unit of time is equal to gamma second। ये नए सिस्टम में जो है अगर 1 कैलोरी को बदलेंगे तो हमें दिखाना कि ये 4.2 इंटू अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2, गामा टू द पावर 2 होगा। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, वेयर जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI।
और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या है, ml²T⁻²। ठीक है। एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास m1 = 1 kg, यूनिट ऑफ लेंथ L1 = 1 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम T1 = 1 सेकेंड, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कैलोरी कितना है, 4.2 है। ठीक है, एसआई सिस्टम में। नए सिस्टम में क्या है, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ मास m2 = अल्फा kg के बराबर है, यूनिट ऑफ लेंथ L2 = बीटा मीटर के बराबर है, यूनिट ऑफ टाइम T2 = गामा सेकेंड के बराबर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू नए सिस्टम में मेरे को नहीं मालूम है, तो हम क्या लगा सकते हैं, हमको मालूम है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि N1 × U1 = N2 × U2। N1 × U1 = N2 × U2। तो N2 क्या होगा, N1 × U1/U2। तो U1 क्या होगा, M1 L1 T1 ऊपर चले जाएंगे, M2 L2 और T2 नीचे आ जाएंगे। तो M1 क्या हुआ, M1 = 1 kg, M2 नए सिस्टम में अल्फा kg, L1 1 मीटर, L2 बीटा मीटर, होल इस बी की जगह क्या हो गया, पावर 2 हो जाएगा, है ना। लेंथ पर देखिए डायमेंशनल फार्मूले में लेंथ पर पावर 2 है, मास पर पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर देखिए पावर बी की जगह क्या कर दिया गया, पावर 2 कर दिया गया। टाइम में पावर यहाँ पर देखिए -2 है, तो यहाँ पर भी -2 आ गया, है ना। अब इसको कर लिया तो N2 = 4.2, अल्फा (-1), बीटा (-2) और गामा (2) हो जाएगा। तो नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। तो 1 कैलोरी = 4.2 जूल है, और नए सिस्टम में 4.2 × अल्फा (-1), बीटा (-2), गामा (2) न्यू यूनिट्स हो जाएगा। अब डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आइए इनको हम एक एक करके बात करते हैं। पहला जो है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड प्योर नंबर्स। They have therefore to be determined indirectly with the help of experiments or by separate calculations। जो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू को डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है ना। इट फेल्स टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इन मैकेनिक्स विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज। अगर जैसे किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करते हुए मान करके हम लोगों ने चला, तो 3 पर लेकर के चले, लेकिन अगर तो कोई ऐसा पैरामीटर है जो 4 या 4 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पर जो है ये मेथड फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m, l और t के डायमेंशन फार्मूला को इक्वेट करने पर इक्वेशंस कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और 4 पर डिपेंड है तो अननोन कितने रहेंगे, 4। तो अननोन हो गए 4 और इक्वेशंस मिल रहे हैं 3, तो ये सॉल्व ही नहीं होंगे, तो जो ए बी सी डी की वैल्यू निकल नहीं पाएगी और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। द मेथड कैनॉट बी यूज फॉर डिराइविंग रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रूप में ये कभी कोई अगर फार्मूला ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आता है या एक्सपोनेंशियल पावर वाला फार्मूला आता है, तो उसका डेरिवेशन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, जरा साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कट गया, तो साइन थीटा का जो यूनिट होगा वो डायमेंशनलेस हो गया ना, कोई यूनिट नहीं होगा, लेंथ बाई लेंथ कट गया। तो ये ऐसे ही पैरामीटर्स जिनका कोई अपना यूनिट वाइज या डायमेंशन नहीं है, तो उनको आप इक्वेशन में इन्वॉल्व करिए चाहे ना करिए, कोई मतलब नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से वो ऐसे रिलेशंस को निकाल ही नहीं सकते हैं। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टर्म्स। अब जैसे y = a × b × c टाइप का रिलेशन है, तो इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन y = a + b + c, तो 3 टर्म हो गए ना, a b और c 3 टर्म हो गए, तो एक से अगर ज़्यादा टर्म है किसी रिलेशनशिप में तो उसको डिराइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। द मेथड फेल्स टू डिराइव ए रिलेशन विच कंटेन्स 2 or more वेरिएबल्स हैविंग द सेम डायमेंशंस, है ना। ये समझने वाली बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब, ये मान करके चलते हैं, हालांकि बाद में पाते हैं कि मास पर नहीं निर्भर करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं मास को हटाइए,
उसकी जगह एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब मिडिल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट अगर मान लीजिए, तो अब देखिए जो टाइम पीरियड है वो निर्भर कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी क्या है, लेंथ है। तो दो ऐसे पैरामीटर्स उसमें आपने ले लिया जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, जिनके डायमेंशन सेम है, तो ऐसा रिलेशन कभी भी आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए बी और सी का नेचर अलग अलग होना चाहिए। ए अगर लेंथ है तो बी हो सकता है टाइम हो, है ना, सी मान लीजिए वेलोसिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए लेंथ हो बी भी लेंथ हो, है ना, और सी कुछ और हो। ऐसा नहीं हो सकता। दो वेरिएबल जो इन्वॉल्व उनका सेम डायमेंशन फार्मूला नहीं होना चाहिए, उनका सेम नेचर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों तो लेंथ ही है, तो वहां पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। The method enables us to check only the dimensional correctness of a formula and not its overall correctness। यह मेथड जो है अगर कह दिया कि यह डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, इनकरेक्ट है, तो वो गारंटी है वो फार्मूला इनकरेक्ट है। लेकिन अगर इस मेथड ने कहा कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% करेक्ट है, उसको और मेथड से भी हमको चेक करना पड़ेगा। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डायमेंशनली जो है k इज इक्वल टू 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के लिए सही है, लेकिन k इज इक्वल टू 3/5 mv² लीजिए तभी डायमेंशनली सही है। लेकिन आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/5 mv² सही नहीं होता है। ठीक है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट अगर इस मेथड ने कर दिया तो वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर करेक्ट किया तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट आल्सो। इसको याद रखने के लिए 6 पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है KET, हालांकि 3 है, T प्लस SC। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने किया, कैटरीना ने सुप्रीम कोर्ट में मारपीट किया, कैट KET है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, प्लस यहाँ प्लस दिमाग में रखिएगा, कैट प्लस सुप्रीम कोर्ट। के मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट को नहीं डिराइव किया जा सकता है। 3 से ज़्यादा अगर पैरामीटर इन्वॉल्व हैं तो उस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं हो सकता है। टी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर हैं तो भी उनका जो है डेरिवेशन नहीं हो सकता है। और अगर एक फार्मूला ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है, जैसे a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो देखिए a बराबर b इंटू सी रहता तब तो ठीक है, हो जाता, लेकिन b प्लस सी करके 2 टर्म कर दिया तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और s क्या है, ये s क्या है, ये s मीन्स सेम डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन वाले 2 पैरामीटर आ गए तो उसका डेरिवेशन नहीं किया जा सकता। और सी व्हाट, करेक्टनेस है ना, करेक्टनेस को अगर इसने ओके कर दिया तो कोई ज़रूरी नहीं कि ओके हो, है ना। हाँ, लेकिन अगर कट कर दिया तो ये कट जाएगा फार्मूला। कोई फार्मूला आपने डायमेंशनली चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम नहीं है तो वो कट गया, वो गलत है। लेकिन अगर इस मेथड ने अगर सही कहा कि ये सही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सही है, ये एक इसकी कमी है। तो कैट प्लस SC में K फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 3 मतलब इसको E उल्टा E मान लीजिए। ठीक है, 3 मतलब 3 से ज़्यादा वेरिएबल वाले रिलेशंस को नहीं डिराइव कर सकते हैं। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर किसी फार्मूले में तो उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर टर्म है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म अगर हैं, मतलब y इज इक्वल टू a प्लस b टाइप का है ना, तो y इज इक्वल टू a प्लस b है तो a प्लस b 2 टर्म हो गए, एक हुआ a और दूसरा हुआ b, है। तो इस तरह के फार्मूले का डेरिवेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन नहीं किया जा सकता इस मेथड से, है ना। ठीक है, और s क्या बताए हैं, s सेम डायमेंशन वाले जो है अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसका भी डेरिवेशन नहीं हो सकता है। और c फॉर व्हाट, अगर इसने करेक्ट कर दिया तो कोई ज़रूरी नहीं कि करेक्ट है। तो याद रहेगा कैटरीना ने सुप्रीम कोर्ट में मारपीट किया, कैट
के उल्टा ई टी प्लस सुप्रीम कोर्ट, कैट प्लस सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा सारे पॉइंट्स, वेरी गुड। अब ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रॉब्लम्स को लगाइएगा, है ना। और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ 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 आप प्रश्न पूछिए, ठीक है, ओके। इन प्रश्नों को मैं शीट बना करके आपको भेज देता हूँ। इसको अगर नहीं आता है, क्वेश्चंस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आपने सीरियसली पढ़ाई किया है तो बिल्कुल आएंगे। इस सभी प्रश्नों को लगाइए, आखिर खाली समय है, दिन को यूटिलाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।